रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कितने फेजेस पर मुश्तमिल होता है। तो आइए अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर कलेक्टिंग, क्रिएटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली हमारे पास सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मजमूआ है जिसके ज़रिए हम किसी भी किस्म की डाटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे प्रोसेस करवाते हैं और वक्त पड़ने पर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया करते हैं। हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मिसाल लेते हैं। आप देखते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप किसी भी स्कूल जाते हो और अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। अब वो जो बायोमेट्रिक मशीन है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। अब वो बायोमेट्रिक मशीन एक वायर के जरिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो वो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। आपने क्या किया, बायोमेट्रिक मशीन के जरिए अपने थंब इम्प्रेशन को क्या किया, रिकॉर्ड करवाया। आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो बेसिकली वायर के जरिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा। अब उस कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्टॉल है, जो कि बेसिकली आपकी अटेंडेंस को, आपके थंब इम्प्रेशन को क्या कर रहा है, डील कर रहा है। जैसे ही बेसिकली आपके पास आपका थंब इम्प्रेशन उस सॉफ्टवेयर तक क्या हुआ, पहुंचा, तो बेसिकली आपके थंब इम्प्रेशन को सबसे पहले क्या किया गया, स्टोर करवाया गया। स्टोर करवाने के बाद हम उसे प्रोसेस करवा रहे हैं। प्रोसेस कैसे करवा रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि आया आप लोगों ने जो है वो अटेंडेंस टाइम पे लगाई है या आपने लेट अटेंडेंस मार्क की है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेली, वीकली या मंथली हिसाब से आपकी अटेंडेंस को आपके पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप इस मिसाल को देखोगे तो आपको एक सिस्टम की समझ में आ जाएगी कि सिस्टम क्या है। कि सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मजमुआ है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम डाटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म पीरियड पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। फिर हम उसी डाटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवा रहे हैं और प्रोसेस करवाने के बाद जब जब हमें ज़रूरत पड़ रही है उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है। बेसिकली आपके पास एक सिस्टम जब बनाया जाता है तो वो डिफरेंट मेथड्स, प्रोसीजर्स और रूटीन्स को देखकर बनाया जाता है ताकि आपका जो सिस्टम है वो आपके लिए एक स्पेसिफिक किस्म का जो टास्क है वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, ह्यूमन लाइफ साइकिल होता है, नॉन लिविंग हमारे पास क्या होते हैं, साइकिल्स पाए जाते हैं। जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर साइकिल है जो कि हमसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट रिटर्न करता है और फिर से हम इनपुट की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो जिस तरह आपके पास कंप्यूटर साइकिल है, ह्यूमन साइकिल है, नॉन लिविंग थिंग साइकिल है, इसी तरह हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होता है। ये एक ऐसा बेसिकली आपके पास साइकिल है, एक ऐसी टेक्निक है जिसे एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी नए सिस्टम को या पहले से मौजूद किसी भी सिस्टम को क्या किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके। ये जो बेसिकली साइकिल है ये डिफरेंट फेजेस पर मुश्तमिल होता है, जो कि आइडिया जनरेशन से लेकर, एवोल्यूशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक जो है वो बेसिकली जाता है। यानी कि बेसिकली आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले उसका क्या होगा, आपके पास आइडिया आएगा।
फिर आइडिया के बाद आप उसे क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद आपने उसको डिज़ाइन करना है, फिर आपने उसे डेवलप करवाना है, फिर आपने उसे टेस्ट करके देखना है, फिर उसको आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इस तरह के बहुत सारे फेजेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर या बेसिकली एक आपकी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी नई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या करते हैं, बनाते हैं, या पहले से किसी बड़ी बनाई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अपग्रेड करते हैं। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में आप डिफरेंट फेजेस को सीखेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स को सीखेंगे, जिनको फॉलो करते हुए आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या कर सकते हैं, बआसानी जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है। इट डिलीवर्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर विच मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेटली जब आप लोग क्या करोगे, आप तमाम स्टेप्स को, तमाम फेजेस को क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो जब आप फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या करोगे, बनाओगे, तो बेसिकली सिस्टम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होगा, और डेफिनेटली जो क्वालिटी है आपके पास प्रोडक्ट की, वो बहुत ही आला होगी। It ensures that the requirements for the development of the software system are well defined and subsequently satisfied. Basically, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि आपने किसी भी सिस्टम को बनाते वक्त उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को वेल डिफाइन किया है, और वो बेसिकली आपके क्लाइंट की, आपके यूजर की नीड्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। डेफिनेटली जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्लान करके बनाते हैं, और बेसिकली हम यूज़र की नीड्स के मुताबिक कोई स्पेसिफिक किस्म का सिस्टम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उससे कॉस्ट को काफ़ी हद तक क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इट मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली आप देखो कि एक चीज़ है जो आपके म्यार के मुताबिक बनी है, आपकी नीड्स के मुताबिक बनी है, जो आपके तमाम कामों को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, पूरा कर रही है। तो डेफिनेटली जब वो आप उसे एग्जीक्यूट करोगे, आप उसे रन करोगे, तो वो आपके लिए क्या करेगी, प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगी, और बेसिकली आपके लिए खातिर ख्वाह नताइज जो है वो क्या होंगे, बरामद होंगे। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहाँ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इंश्योर दैट हाई क्वालिटी सिस्टम्स आर डिलीवर्ड, वही बात हो गई। डेफिनेटली हमने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तमाम स्टेप्स को फॉलो किया है, तो हम इसके ज़रिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल्स ओवर द प्रोजेक्ट्स। आप देखेंगे कि डिफरेंट फेजेस हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। हर स्टेप के ऊपर हमें डिफरेंट किस्म की मैनेजमेंट की जो है वो ज़रूरत होगी, और इसके ज़रिए हम जो है वो पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं, और उसकी मैनेजमेंट को जो है वो बेहतरीन बना सकते हैं। मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। जैसे कि बात हो चुकी है कि एक प्रोडक्ट आपकी तवक्का के मुताबिक है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, और डेफिनेटली वो तमाम काम क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है जो आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर क्या करेगी, आपकी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेगी, बढ़ाएगी, और आपके लिए सूदमंद जो है वो साबित हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव और हमारी कुछ अहमियत है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो है वो हमें हासिल होती है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं सिस्टम डेवलपर लाइफ साइकिल में। Stakeholders of system development life cycles are those entities or groups which are either within the organization or outside of the organization that sponsor, plan, develop or use a project. वो तमाम अफराद, वो तमाम ग्रुप्स जो किसी ना किसी तरीके से एक प्रोजेक्ट को, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाते हों, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पाए जाते हों, अगर वो किसी ना किसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट के साथ रिलेट है, तो उन्हें बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स कहते हैं। इनमें डिफरेंट किस्म के स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, प्लानर्स हैं, हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं,
मैनेजर्स के अलावा डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, टेस्टिंग करने वाले हैं हमारे पास, इम्प्लीमेंटर्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। बहुत सारे आपके पास स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इन्वॉल्व, जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक प्रोजेक्ट को, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाजमी तौर पे क्या होती है, दरकार होती है। आप देखेंगे कि इसी चैप्टर के अंदर हम इन तमाम स्टेक होल्डर्स को फर्दर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि किस स्टेक होल्डर का एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या रोल जो है वो हमें दरकार होता है। नेक्स्ट बेटा, हमारा आज का मेन टॉपिक आ रहा है जिसे हम फर्दर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेस। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपके पास डिफरेंट फेजेस के ऊपर जो है मुश्तमिल होता है। इसमें सबसे पहला फेज हमारे पास है डिफाइनिंग प्रॉब्लम, नंबर 2 है प्लानिंग, नंबर 3 है फिजिबिलिटी स्टडी, नंबर 4 है एनालिसिस, नंबर 5 है हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, नंबर 6 पे हमारे पास आता है डिज़ाइन, नंबर 7 पे हमारे पास आती है कोडिंग, 8 नंबर पे हमारे पास टेस्टिंग वेरिफिकेशन आ जाती है, 9 नंबर पे हम पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और नंबर 10 पे हमारे पास मेंटेनेंस और सपोर्ट आ जाती है। इसे लाइफ साइकिल क्यों कहा जाता है कि जैसे ही आप लास्ट स्टेप पे पहुंचते हो, यानी मेंटेनेंस और सपोर्ट तक पहुंचते हो, तो दोबारा से आपका साइकिल जो है वो डिफाइनिंग प्रॉब्लम तक आ जाता है, और दोबारा से आपके पास जो प्रोजेक्ट का जो साइकिल है वो दोबारा से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए अपने लास्ट स्टेप तक पहुंचते हैं, और जैसे ही हम लास्ट स्टेप पर पहुंचेंगे तो हमारा जो साइकिल है वो दोबारा से फर्स्ट स्टेप की तरफ क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें दोबारा से बेसिकली इन तमाम स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट अगर अभी आपके माइंड में नहीं आया तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि जब हम इस टॉपिक का एंड कर रहे होंगे तो आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लोगे, गेट कर लोगे। फर्स्ट स्टेप देखते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, डिफाइनिंग प्रॉब्लम। In this phase, the problem to be solved or system to be developed is clearly defined. All the requirements are documented and approved from the customer or the company, which consists of all the product requirements to be designed and developed during the development life cycle. हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने का जो सबसे पहला और बुनियादी स्टेप है वो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप ठीक तरीके से एक प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपने प्रोजेक्ट का, अपनी प्रोडक्ट का सलूशन जो है वो क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। क्योंकि हम में से मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारा मसला क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, और फिर डेफिनेटली जब हमें प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा तो हम उसका सलूशन जो है वो कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना बहुत आपका अहमियत का हामिल है। इस स्टेप में आपने जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी आपका मसला है, वो उसे क्लियरली डिफाइन कर लेना है कि आप बेसिकली चाहते क्या हैं। बेसिकली आप प्रोडक्ट के इख्तिताम पर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप उनको क्लियरली क्या कर लोगे, डिफाइन कर लोगे। फिर इसके बाद आपके उन तमाम आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा, और कस्टमर से, क्लाइंट से या किसी भी कंपनी से जो है वो अप्रूव करवाया जाएगा कि आया जनाब आपकी यही रिक्वायरमेंट्स हैं, यही आपकी जो है बेसिकली आपके पास जो है वो नीड्स हैं जिन्हें हम लोगों ने क्या करना है, पूरा करना है। और फिर हम फर्दर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो आगे आने वाले स्टेप्स हैं उनकी तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप कॉलेज के एग्ज़ाम सेल की बात कर लें। एग्ज़ाम सेल ने क्या किया, फील किया कि जो बच्चों को रिजल्ट हैं वो टाइम पे नहीं मिल रहे, या रिजल्ट जनरेशन में कोई ना कोई आपके पास क्या हो रहा है, मसला आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर एग्जाम सेल क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर देगा कि हमें बेसिकली एक क्या चाहिए, एग्ज़ाम सिस्टम चाहिए, एक रिजल्ट सिस्टम चाहिए जो टाइम के ऊपर बच्चों को क्या कर सके, रिजल्ट जनरेट करके जो है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि जो है वो बेसिकली किसी भी कॉलेज का जो आपके पास आपका किरदार है रिजल्ट के हवाले से,
वो क्या हो सके, बेहतर हो सके। फेज नंबर 2 बेटा हमारे पास आ जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी फेज है। अगर आप किसी भी चीज़ को प्लान नहीं करते तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो आपकी नीड्स के मुताबिक नहीं बन पाती है। तो किसी भी चीज़ को आपके पास, किसी भी गोल को, किसी भी आपके पास रिजल्ट को हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर जो है वो प्लानिंग की जो है बहुत अशद ज़रूरत होती है। प्लानिंग फेज में बेटा आप क्या करते हो, आप एस्टिमेट करते हो अपने रिसोर्सेज का। सबसे पहले आप देखते हो कि कौन कौन से पर्सनल्स आपको क्या है रिक्वायर्ड है। पर्सनल से मुराद जो स्टेक होल्डर्स अभी हमने डिस्कस किए, यानी आपको सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत है, मैनेजर की ज़रूरत है, आपको कितने डिज़ाइनर्स की, कितने डेवलपर्स की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ठीक से क्या हो सके और टाइम पे क्या हो सके, बन सके। फिर आपकी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में कितनी जो है वो बेसिकली क्या होगी, कॉस्ट आएगी। नया प्रोजेक्ट बनाने में बेसिकली आपके पास कितनी लागत आनी है, क्या क्या बेसिकली रिसोर्सेज इस्तेमाल होने हैं। और यहीं पर आप प्लानिंग फेज में ही देखते हो कि क्या पहले से कोई अल्टरनेटिव मौजूद है, यानी पहले से कोई बना बनाया आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि आपकी नीड्स को क्या कर रही हो, पूरा कर रही हो। जैसे कि हमने मिसाल ली थी एग्ज़ाम सिस्टम की, कि जी एग्ज़ाम सिस्टम को क्या चाहिए, टाइम के ऊपर जो है वो रिजल्ट चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। अब हम तलाश कर रहे हैं कि क्या हम कोई ऐसा मुतबादिल तलाश कर सकते हैं, क्या हमारे पास मुतबादिल है। फॉर एग्जांपल हम क्या एक्सेल का इस्तेमाल करके रिजल्ट्स वगैरह को कैलकुलेट या जनरेट करवा सकते हैं। हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं है जो हमारी ज़रूरत को क्या कर सके, फुलफिल कर सकता हो, पूरा कर सकता हो। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमने ये सोचा कि अब हमें जाना है एक नए प्रोडक्ट प्लान के साथ, नए प्रोजेक्ट प्लान के साथ। हमने एक बेसिकली क्या करना है, नई प्रोडक्ट बनानी है, नया सॉफ्टवेयर क्या करना है, डेवलप करवाना है, ताकि वो हमारी ज़रूरत को क्या कर सके, पूरा कर सके और हमारे स्टूडेंट्स को क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके। तो प्लानिंग फेज के ऊपर आपके पास जो है वो ये फैसला हो जाता है कि बेसिकली हमने कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन के साथ जाना है, या हमने बेसिकली जो है वो नया सिस्टम क्या करना है, डेवलप करना है। और फिर मैनेजमेंट से क्या की जाती है, अप्रूवल ली जाती है, और फिर आपके प्रोडक्ट के जो डिफरेंट आपके पास फेजेस होते हैं उनकी तरफ क्या किया जाता है, प्रोसीड कर लिया जाता है। तीसरा स्टेप बेटा हमारे पास आ रहा है फिजिबिलिटी स्टडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का आपके पास ये स्टेप है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी आता है, तो आपने लाजमी तौर पर इस पॉइंट को क्या करना है, कैरी करना है। फिजिबिलिटी से मुराद बेसिकली आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटी है। एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप किसी भी सिस्टम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो। आप बेसिकली डिफरेंट किस्म के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या करते हो, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो, ताकि उनमें से किसी एक का जो है वो इंतखाब करके वो क्या कर सके, बेसिकली आपके पास जो है वो आपके प्रोजेक्ट को असाइन कर सके। हमारे पास अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी देखें तो फिजिबिलिटी स्टडी आपके पास डिफरेंट किस्म की आपके पास टाइप्स पे या फॉर्म्स पर क्या होती है, मुश्तमिल होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास लीगल फिजिबिलिटी है। आप सबसे पहले ये देखते हो कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो वो बेसिकली आपके पास लीगली फिजिबल है या नहीं, उसमें कोई आपके पास लीगली इश्यूज तो नहीं है, क्या वो आपके पास माशरे के जो एथिकली आपके पास टर्म्स एंड रेगुलेशन है उसे पूरा कर रही है या नहीं कर रही। तो ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें आप लीगल फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हो, डिस्कस करते हो। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आ जाती है। इसमें आप देखते हो कि टोटल प्रोजेक्ट बनाने में बेसिकली आपके पास कितनी कॉस्ट आएगी। फिर जब ये प्रोजेक्ट रन होगा तो ये आपके लिए कॉस्ट सेविंग कैसे जो है बेसिकली साबित होगा, कैसे आपको जो है वो फ़ायदा देगा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आप इकोनॉमिक के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से
एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हो, स्टडी करते हो, डील करते हो। फिर हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी आ जाती है। इसमें आप देखते हो कि जो टेक्नोलॉजी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हो, आया वो अवेलेबल है या नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कह लो कि अगर हम किसी गांव के ऊपर जाकर जो है वो क्या करें, जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, और वहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस क्या कर दें, शुरू कर दें, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगी, फ्लॉप हो जाएंगी। तो यही बेसिकली बातें, इस तरह की बातें जो है वो हम टेक्निकली फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास ऑपरेशनल फिजिबिलिटी आती है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी से मुराद क्या है कि लाइक देखें, हमारे जो सॉफ्टवेयर को किसने यूज़ करना है, उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ने क्या करना है, यूज़ करना है। आया एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कौन कौन से ऑपरेशन उनके लिए परफॉर्म करना आसान होगा, कौन सा जो है मुश्किल होगा, कहाँ पर उनको ट्रेनिंग जो है वो आपके पास नेसेसरी होगी, कहाँ पर ट्रेनिंग नेसेसरी नहीं होगी। ये तमाम बातें जो हैं बेसिकली हम ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और लास्टली बेटा हमारे पास आ जाती है शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी स्टडी है, जिसमें आप शेड्यूल बनाते हो कि बेसिकली प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना बेसिकली जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है, कितने फेज पे आप कितने जो है वो बेसिकली आप टाइम लगाओगे। आप बेसिकली डिफरेंट किस्म के माइल स्टोन्स क्या करते हो, बनाते हो, ताकि आप वक्त के ऊपर अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्या कर सको, हासिल कर सको। तो ये बेसिकली तमाम बातें हम शेड्यूल फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये तमाम स्टडी करने के बाद क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है जिसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहा जाता है। वो बेसिकली क्लाइंट को, कस्टमर को, यूज़र को प्रोवाइड की जाती है। उसके सामने एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स रखे जाते हैं। उसे बताया जाता है कि अगर आप इस क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, ये नुकसानात होगा। दूसरा अल्टरनेट दिया जाता है, अगर आप इसके साथ जाएंगे तो ये फ़ायदा, ये नुकसान हो सकता है। और फिर जब आप 3 से 4 क्या करते हो, अल्टरनेटिव क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो, तो आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर उनमें से किसी एक को क्या करता है, चूज़ करता है। और फिर उस प्रोजेक्ट प्लान के साथ आप फर्दर क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो आप प्रोसीड कर जाते हो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फेज आ रहा है, एनालिसिस आ रहा है। एनालिसिस फेज में बेसिकली आपके पास प्रोजेक्ट जो टीम है वो आपके एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को क्या करती है, हासिल करती है। इस मकसद को हासिल करने के लिए डिफरेंट किस्म के आपके पास ग्रुप्स जो है वो बनाए जाते हैं, और फिर उन ग्रुप्स से जो है वो डिफरेंट किस्म की जो मालूमात है वो क्या की जाती है, हासिल की जाती है। उनकी एक्सपेक्टेशंस को क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है कि बेसिकली वो क्या चाहते हैं। एक नए सिस्टम से उनकी बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि न्यू सिस्टम जब बनेगा तो कैसे परफॉर्म करना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं वो क्या की जाती हैं, नोट की जाती हैं। इस फेज में बेटा जो आपका प्रोजेक्ट टीम का इंचार्ज होता है वो डिसाइड करता है कि आया बेसिकली हमें जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ आगे प्रोजेक्ट को चलाना है या नहीं चलाना। यहीं पर हम लोगों ने क्या कर देना है, रोक देना है। इसके अलावा बेसिकली आपके पास जो है वो एक प्रोजेक्ट टीम जब भी आपके पास एनालिसिस फेज के अंदर काम कर रही होती है तो वो डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चन है वो क्या करती है, आस्क करती है। उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कैन द प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम बी डेवलप विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट, यानी कि जो बेसिकली आपने सॉफ्टवेयर सिस्टम का प्लान चूज किया है, क्या वो बना लिया जाएगा अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट के अंदर। बजट से मुराद क्या है कि पैसे जितने आप लगा रहे हो, क्या उन पैसों के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी, तमाम प्रोजेक्ट जो है बन जाएगा। इसके अलावा जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं या दीगर आपके पास चीज़ें हैं, क्या वो काफ़ी हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या नहीं है। बेसिकली इस चीज़ को जो है वो एनालाइज किया जाता है, जांचा जाता है। Will this system significantly improve the organization? दूसरा क्वेश्चन बड़ा अहम है कि क्या भाई सिस्टम जब बनेगा तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की जो कारकर्दगी है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा या कोई फायदा नहीं होगा।
डेफिनेटली लाइक देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई सिस्टम बनाते हो, तो उसका मकसद होता है आपकी एफिशिएंसी को, आपकी कारकर्दगी को बढ़ाना। ठीक है। अगर आपका सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी को नहीं बढ़ा रहा, तो डेफिनेटली हमें कोई फायदा नहीं है ऐसे सिस्टम को बनाने का। तो इस सवाल को भी इस आपके स्टेप में जो है वो जांचा जाता है। डज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीड टू बी रिप्लेस्ड? बेसिकली इसमें लास्ट क्वेश्चन जो देखा जाता है कि क्या वाकई ही जरूरत है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, जो मैनुअल सिस्टम है, या कोई आपके पास जो पहले से बना बनाया कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें खामियां हैं कुछ, तो क्या वाकई इतनी ज़रूरत है कि उसे रिप्लेस कर देना चाहिए? उसमें बेसिकली आपके पास जो है वो चेंजेस जो हैं वो कर लेनी चाहिए। तो ये तमाम सवालात जो हैं वो इस फेज़ के अंदर क्या किए जाते हैं, जाते जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं। और फिर अगर हमें वाकई ही इस बात का अंदाज़ा होता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज और बजट के साथ हम सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, और बेसिकली हमें वाकई तौर पर एक नए सिस्टम की जो है वो नीड है, तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो बेसिकली लाइक देखें, जिस तरह हम एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट टीम ने बेसिकली क्या किया, स्कूल और कॉलेज को विजिट किया, एग्जिस्टिंग सिस्टम को जांचा, उसे उस सिस्टम के अंदर बहुत से लूप होल्स मिले। डेफिनेटली बच्चों को जो है वो टाइम के ऊपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, जो कैलकुलेशन थी आपके पास रिजल्ट की वो बेहतर नहीं थी। फिर उसके बाद कोई एसएमएस सिस्टम नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं था जिसके ज़रिए जो है वो स्टूडेंट्स को ये पता लग जाता कि जी कब रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों का क्या किया, जायज़ा लिया, और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि जनाब अब आपको आपके कॉलेज के लिए, आपके स्कूल के लिए जो है वो एक एग्ज़ाम सिस्टम की, प्रॉपर एग्ज़ाम सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि बच्चों के तमाम जो पेपर्स हैं वो क्या करेगा, उनकी तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फिर उन्हें प्रोसेस करके उनके लिए आपका रिजल्ट क्या करेगा, जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं उन तक जो है वो रिजल्ट पहुंचाएगा भी। तो ये फैसला हो गया है कि हमने एग्ज़ाम सिस्टम क्या करना है, बनाना है, और फिर इसके लिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज़ की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, जो कि हमारे पास कहलाएगा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहलाएगा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आकर बुनियादी तौर पर हम क्या करते हैं, अपने प्रोपोज सिस्टम के लिए एक्चुअल तौर पर जो है वो स्टेप्स जो है वो उठाना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम मोस्टली तौर पर तीन किस्म के काम जो है वो लाजमी तौर पर करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है, और फिर हमारे पास क्या आती है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट आती है। बेसिकली हमारे पास अगर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग से मुराद करें, तो हमने अपने क्या करना है, कस्टमर से, अपने क्लाइंट से क्या करना है, मीटिंग्स करनी है, और मीटिंग्स करने के बाद हमने क्या करनी है, रिक्वायरमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, गैदर करना है, इकट्ठा करना है। और बेसिकली हमने देखनी है कि हमारे कस्टमर की, हमारे क्लाइंट की प्रोजेक्ट को लेकर क्या डिमांड है, वो बेसिकली हमसे चाहते क्या हैं। अगर बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह की आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स हमें आती हैं, हमें नॉर्मली तौर पर हम क्या कहते हैं, गैदर करते हैं। एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन दोनों को बेटा लाजमी तौर पर आपने क्या करना है, देखना है, क्योंकि नॉर्मली आपके एनुअल पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखें तो ये स्पेसिफाई करती हैं कि बेसिकली हमारा सिस्टम जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो लाजमी तौर पर आपके सिस्टम ने क्या करना है, परफॉर्म करना है। यानी बेसिकली आपके पास जो है वो, अगर आप एग्ज़ाम सिस्टम की मिसाल ले लो, तो एग्ज़ाम सिस्टम कौन कौन से फंक्शन जो है वो लाजमी तौर पर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। वो स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या करेगा, गेट करेगा, फिर उनको क्या करेगा, प्रोसेस करवाएगा, प्रोसेस करने के बाद आपके लिए जो रिजल्ट रिपोर्ट है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। ये वो लाजमी तौर पे काम है, ये वो लाजमी फंक्शन है जो कि लाजमी तौर पर आपकी प्रोडक्ट ने क्या करने हैं, आपके सॉफ्टवेयर ने क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। जबकि अगर हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करें तो बेसिकली आपके पास आपकी सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशन के हवाले से जो है वो मॉनिटर की जाती हैं। यानी कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी,
उसकी स्पीड क्या होगी। इस तरह के जो दीगर आपके पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन्हें हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर इसी तरह रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होती है कि जब हम आपके पास किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, हासिल करते हैं, तो बेसिकली फिर उसके बाद जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि आया कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड है और कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली वैलिड नहीं है। जब आप डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट आप एंटिटी से क्या करते हो, इंफॉर्मेशन गेट करते हो, तो आपको तरह तरह की आराएं मिलती हैं, तरह तरह के आपको सजेशंस मिलती हैं। तो उसमें फिर आपके पास इस फेज के अंदर आप फैसला करते हो कि कौन सी जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो वाकई वैलिड हैं, जो कि प्रोजेक्ट से क्या हैं, रेलिवेंट हैं और उन्हें लाजमी तौर पर आपके पास प्रोजेक्ट का हिस्सा जो है वो बनाना चाहिए। और बेसिकली वो कौन सी आपके पास सजेशंस ऐसी आई हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं और उन्हें बेसिकली एलिमिनेट कर देना चाहिए। इसके बाद फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट आती है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो हम बेसिकली जब भी आपके पास किसी भी अपने यूज़र से, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी कंपनी से जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे हम क्या करेंगे, उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, गेट करेंगे, गैदर करेंगे आपके पास, ताकि हम क्या कर सकें, नई एक्सपेक्टेशंस, नई रेगुलेशंस वगैरह क्या कर सकें, हासिल कर सकें, जिसकी बुनियाद पर हम एक नई प्रोडक्ट को क्या कर सकें, बना सकें। अब अगर हम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में देखें या रिक्वायरमेंट गैदरिंग में देखें तो हमारे पास ना बेटा बहुत सारे तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके ज़रिए से हम अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, हासिल करते हैं। वो बेसिकली आपके पास आप कह लें कि ज़राए कौन कौन से हैं हमारे पास। उनमें आपके पास आप कह लें इंटरव्यू सबसे पहला आता है। आप क्या करते हो, डिफरेंट एंटिटीज से इंटरव्यू करते हो और इंटरव्यू में आपके पास कुछ स्पेसिफिक किस्म के क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जो आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से करते हो और फिर आप इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू के ज़रिए इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हो। इंटरव्यू के अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा क्राउड से, यानी बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो आप कह लें कि बड़े मजमे से जो है इंफॉर्मेशन अगर गैदर करनी हो, यानी कि बेसिकली आपके पास अगर लोगों की विड्थ आपके पास क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप क्वेश्चनियर का क्या करते हो, तरीका इस्तेमाल करते हो। क्वेश्चनियर को हम कहते हैं सवालनामा। आप एक क्वेश्चन क्या कर लेते हो, क्वेश्चनियर तैयार कर लेते हो, एक सवालनामा तैयार कर लेते हो जिसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं और वो फिर आप सवालनामा अपने तमाम जो अफराद हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और जब वो सवालनामा आपके पास फिल होकर आता है तो उसकी बुनियाद पर आप जो है वो एनालिसिस कर लेते हो और इंफॉर्मेशन को जो है वो हासिल कर लेते हो। इसके अलावा हमारे पास एक ऑन साइट व्यू होता है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक जगह पे जाकर अपनी आंखों देखे हाल से जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। या फिर हम कोई आपके पास पहले से बनी बनाई डॉक्यूमेंटेशन या कोई आपका पहले से आपके पास रीडिंग डॉक्यूमेंट मौजूद हो तो उसे क्या करते हैं, पढ़कर इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं और फिर हम उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपके पास डिफरेंट किस्म के क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। डिफरेंट किस्म के जो हैं वो स्टेप्स हम क्या करते हैं, उठाते हैं ताकि हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को क्या कर सकें, सक्सेसफुली जो है वो बना सकें। तो ये बेसिकली बेटा आज का जो था वो हमारा टॉपिक था। यहाँ पे आज का लेक्चर जो है वो हमारा एंड होता है। 5 फेजेस जो हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो डिज़ाइन फेज़ आएगा जिसे हम तफसील से क्या करेंगे, आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं है या आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्यूरी है, तो आप sir.samataleb@scholars.edu.pk की आईडी पर ईमेल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों का गूगल क्लासरूम के अंदर जो स्ट्रीम है, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा लाइव क्यूरी सेशन होता है जूम के अंदर, तो आप वहाँ पर भी अपनी क्यूरीज और क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।